इस वक्त हम औरंगाबाद में मौजूद हैं और हमारे साथ इस वक्त छात्र युवा नेता बाबर अली हैं हमारे साथ। और किसान सड़क पे है, हरियाणा, पंजाब और यूपी के भी किसान अब आंदोलन में जुड़ रहे हैं। तो इसके बारे में आज पूछेंगे ये जो छात्र हैं बाबर अली से। तो आपका क्या मतलब राय है इस बारे में, क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त देश का किसान जो है वो सड़क पे है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं केंद्र सरकार में जो पिछले 6 सालों से जो जुमले की सरकार बैठी है, उन्होंने हमेशा जनता को किसी न किसी मुद्दे से उलझा करके रखा है। असल मुद्दा इनका जो है रोजगार, शिक्षा देना, रोजगार देना, पानी, बिजली या फिर आप उद्योग का जो स्थिति है, जिस तरह से अर्थव्यवस्था चौपट खाई है, जिस तरह से जीडीपी कम होते जा रही है, इनका जो नारा था हर साल 2 करोड़ रोजगार, तो 6 साल हो गए। 6 साल में अब तक 12 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाना चाहिए था, मगर सरकार ये लगातार विफल होते जा रही है। हर मुद्दे पर, बेटी बचाओ हो, चाहे वो रोजगार का हो, चाहे वो किसान। मोदी जी ने चुनाव लड़ने से पहले एक नारा दिया था, बहुत हुआ किसानों पर वार, अब की बार मोदी सरकार। तो ये किसानों पे जो लाठी चार्ज अभी दिल्ली में जो हुआ प्रदर्शन, वो जो कर रहे थे, वो तो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको आप विकास ना दे करके उनको आप लाठी डंडा बरसा रहे हैं, तो ये कतई किसी रूप से भी बर्दाश्त से बाहर है। हम लोग हर हाल में किसान भाई, मजदूर भाई के साथ खड़े हैं, और जब जब जो भी सरकार रहे, चाहे वो बीजेपी की सरकार रहे या अन्य किसी पार्टी की सरकार रहे, जनता के खिलाफ अन्याय होगा, हम सब उसके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहेंगे। लेकिन की सरकार है वो कानून लाई है और वो बोली कि ये किसान के हक में है। किसान लेकिन हक में है, तो सिर्फ किसान के हक में अगर ये तीनों कानून हैं, तो देश के गृह मंत्री नगर पालिका के चुनाव में जाकर के प्रचार कर रहे हैं। अब तो इनके ये दिन आ गया कि ये प्रधानमंत्री का चुनाव छोड़ करके अब ये वार्ड इलेक्शन में भी जाकर के प्रचार कर, जाकर के वार्ता करें ना किसान भाइयों से, जाकर के पूछे क्या है मसला, असल मसला क्या है। सीधा सीधी किसानों का यही कहलाम है, ये जो तीनों बिल हैं वो किसानों के हक में नहीं है, उससे काला बाजारी बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। इसमें सरकार को संशोधन करना पड़ेगा, इसमें बदलाव लाना पड़ेगा। नहीं, इससे पहले भी जैसे कानून आए थे सीए और एनआरसी, उसके लिए भी इतने सारे प्रोटेस्ट हुए, लेकिन कोई बदलाव या कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है इस बार जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो सफल हो पाएंगे? बिल्कुल सफल होगा। किसान अन्नदाता है, अन्नदाता को आप रुला करके खुश नहीं रह सकते हैं। और सीए, एनआरसी और एनपीआर की जो बात रही है, तो वो सीए लागू किए, कानून बनाए हैं, पास कराए हैं बिल दोनों सदनों से। ये विवादित जो कॉलम भी थे एनपीआर में या फिर एनआरसी का ही हो गया, ये काम शुरू नहीं हुआ है। वो जनता के जो एहतजाज हुए, इतने सारे जो प्रदर्शन हुए हैं, कहीं ना कहीं सरकार इस पर बैकफुट आई थी। तभी जो कोरोना वायरस का जब शुरुआती लक्षण जब आया था, जब कहर बरस रहा था, उस वक्त सरकार ने ये साफ साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि इसको स्थगित कर दिया गया। स्थगित का मतलब जनता की जीत। और मुझे उम्मीद है कि सरकार किसानों की बात को सुनेगी, अन्यथा नहीं सुनेगी तो हम लोग जितने भी छात्र हैं, जितने भी हमारे गार्जियन हैं, सब लोग आपसी मशवरा करके औरंगाबाद ज़िले और कई कई कोने कोने में जाकर के इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। एक ये भी सवाल है कि बीजेपी कोई भी कानून लाते हैं और वो खिलाफ अगर खड़ा होता है, तो अगर उसके खिलाफ आंदोलन करता है तो उसको कहीं ना कहीं बीजेपी बोलते है कि ये गुंडे हैं, हाँ, या किसी के बहकावे में आ गए हैं। सरकार किसी को, हम लोगों ने जब सीए, एनआरसी, एनपीआर का जब मुखालफत किया था, धरना प्रदर्शन, तो उस वक्त शाहीन बाग में आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ चटुकार पत्रकार हैं, जो सरकारी पत्रकार हैं, उन लोगों ने ये चलाया था कि 500 रुपये में बिकने वाले हैं। किसान आंदोलन करे तो खालिस्तान है, इसके पीछे कौन है? भैया, मैं उन मीडिया वालों को भी कहना चाहता हूँ, जो आप जो खालिस्तान का टाइटल लगा करके न्यूज़ चला रहे हैं, आप अगर असली मुद्दे नहीं उठाएंगे तो फिर किसानों को तो अपना हक मुद्दा उठाना है ना। हम आम इंसान हैं, हमारा रोज़गार छिन गया है, क्या क्या नहीं छिन गया, तो हम अपनी आवाज़ें नहीं उठाएंगे। अगर हम हक मांगेंगे तो आप आतंकवादी कहेंगे, हमको खालिस्तानी कहेंगे, लेकिन वोट पर, वही वोट पर बनी हुई सरकार क्या कहलाएगी सर?
तो अभी जैसे में आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर किसान पंजाब, हरियाणा और यूपी से हैं। मैं तो देश के तमाम किसानों से ये अपील करना चाहता हूँ कि अभी सब कंधे से कंधे मिला करके आएँ, किसान, मजदूर, हम युवा भी जितने स्टूडेंट हैं, सब साथ आकर के सरकार से आंख में आंख मिला करके बात करें और कहें कि जितने भी विवादित, जितने भी गैर संविधानिक आप कानून बना रहे हैं, सबको वापस लीजिए और आपके पास असल मुद्दे बहुत है काम करने के लिए। आप काम कीजिए, जनता आपके साथ रहेगी। अन्यथा जब 200 साल हुकूमत करने वाली अंग्रेज को जब भगा सकते हैं, आप अभी 6 साल रहे हैं और उम्मीद है कि आप इस तरह से अगर काम कीजिएगा तो 6 महीने भी नहीं टिक पाइएगा। अच्छा, एक सवाल और बनता है कि जब कोई भी आंदोलन होता है तो इससे पहले कहीं ना कहीं अन्ना हजारे का नाम सुनने को मिलता था और वो अक्सर आगे आते थे। देखिए, 100 बात की सीधी बात है, अन्ना हजारे जिस फैसिलिटी के लिए काम कर रहे थे उनको वो सुरक्षा दे दी गई। आप लोगों को ये पता होगा, देश की सारी जनता जानती है कि अन्ना हजारे को उसके बाद कौन सा श्रेणी में रखा गया है। और अन्ना हजारे एक तथाकथित राष्ट्रवाद नेता बनने की कोशिश किए थे। वो एक तथाकथित रूप से आए थे, दो देश के किसान का बेटा बनना चाह रहे थे। असल उनका भी चेहरा सामने आ गया है। रामलीला मैदान में जो हमारे रामदेव बाबा जो आधी रात को सलवार सूट पहनकर भागते हैं, वैसे वैसे लोगों को इनका समर्थन है। अब बताइए ना, पहले प्याज 1 रुपया दाम बढ़ता था तो रोड जाम होता था, सड़क जाम होती थी। उस वक्त कभी किसी को आतंकवादी कहा गया था? उस वक्त किसी को खालिस्तानी कहा गया था? आज ऐसा क्यों है कि हम कुछ भी आप कानून बना दे रहे हैं, जो मन में आ रहा गैर संवैधानिक तरीके से उसको कानून पार करा दे रहा। आपके पास बहुमत है तो बहुमत का फ़ायदा आप काम के क्षेत्र में कीजिए, ना कि कानून जिसमें मनवाया वो आप असल मुद्दे पे काम कीजिए। जीडीपी कहाँ है हमारी? अर्थव्यवस्था का क्या हाल है? रोजगार का क्या हाल है? शिक्षा, रोटी, बेटी बचाओ बेटी बचाओ। 41% ऐसे सांसद में बैठे हुए लोग हैं जिनके ऊपर रेप और बलात्कार के हत्या और कैसे कैसे मामले चल रहे हैं। तो आप सफाई संसद से शुरू कीजिए। हमारे साथ एक और औरंगाबाद से हैं अलीसाफ़ अंसारी जी, समाज सेवक। जी, आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम अलीसाफ़ अंसारी हुआ और यहाँ का लोक जनशक्ति पार्टी का जिला महासचिव एवं प्रवक्ता हूँ। मैं बहुत दिनों से ये चीज़ देख रहे हैं, 3 टर्म में प्रधानमंत्री का आश्वासन के अनुसार पब्लिक ने जो वोट देने का काम किया, उनको सत्ता पर बैठाने का काम किया। और अभी इस 15 वर्षों में मोदी जी का जो करिश्मा है और उनका ड्रामा है, तो पूरे हिंदुस्तान के लोग जिस तरह से करा रहे हैं और सोच में हैं। अभी मुद्दा जो आया किसानों का समस्या, आप अपने स्तर से जो लागू संविधान के अनुसार आलोचना करते हुए उसके विरोध में किसान को समस्या में लपेट दिया। हरियाणा से पंजाब तक जनता मूव करने लगा। आप हर जगह बैरिकेड लगाने लगे। हरियाणा का मुख्यमंत्री खट्टर जी ने जो लाठी द्वारा पुलिसिया से ज्यादती कराते हुए जो वहाँ के किसानों पर लाठी चार्ज कराया, और वहाँ से जब दिल्ली कूच करते हैं हम, जब यहाँ हम आते हैं तो मुझे रोकने का प्रयास किया गया और उसके बाद पुलिस द्वारा उस पर लाठी चार्ज कराया गया, जिसमें हमारे किसानों भाइयों बुजुर्गों को जो चोटें आई, घायल हुए। और ये केंद्रीय सरकार का राजनीति, हमारे जाने पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जो मोदी जी ने जो किसानों के साथ जुल्म किया, इसकी घोर निंदा करते हैं। जब मैं जानता हूं कि मैं औरंगाबाद जिला का लोजपा का जिला महासचिव और प्रवक्ता हूं, मेरे चिराग जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लोजपा का, जब उनके साथ भी पत्नी के साथ एनडीए के विरोध में सुशील मोदी को लाने का राज्यसभा में काम किया और हमारे
महागठबंधन की जो लड़ाई हुई बिहार में, उसके साथ भी घोर घटना किया गया। ईवीएम के द्वारा जो उसको बदलाव किया गया, जो मेरा 19 के बाद जब जाते हैं चुनाव परिणाम में तो 225 दिखाया जाता है, जबकि मैं 239 पर घोषित हो चुका था। और इसके लिए मेरे राज्यसभा का सदस्य जब रीना सिन्हा को लाने के लिए महागठबंधन ने, तेजस्वी जी ने ऑफर किया, अभी तो इसकी प्रक्रिया चल रही है, हो सकता है कि चिराग जी निर्णय लें और इसके अनुसार जब हम लोग दोनों चिराग जी और तेजस्वी का गठबंधन बनेगी तो ये मोदी सरकार, निकम्मी सरकार, जो किसानों का हत्यारा, किसानों के ऊपर जुल्म और लाठी का चार्ज को घोर निंदा करते हुए इसे भर्त्सना करते हैं। और केंद्र सरकार की ओर से हमारे सिन्हा कॉलेज के छात्र युवा नेता, जुझारू नेता बाबर अली को जिस तरह से सहयोग चाहिए, अगर यहाँ से औरंगाबाद जिला कलेक्ट्रेट के घेरने की बात हो, वहाँ पर अनशन करने की बात हो, हम अपने ट्रस्ट के ओर से भी सभी नौजवानों को आह्वान करते हुए औरंगाबाद जिला को जो किसानों के ऊपर जुल्म हुआ, जो लाठी चार्ज हुआ, इसको घोर निंदा करते हुए अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। लेकिन एक सवाल और है, आप चिराग पासवान जी के पार्टी से हैं, लेकिन चिराग पासवान जी तो वो हमेशा मोदी का गुण गाते हैं और मोदी जी के ही पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो हनुमान जी हैं, तो आप कह रहे हैं कि वो महागठबंधन में आएंगे, कैसे आएंगे? ये संभावना है। अच्छा, संभावना है कि वो आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए। चिराग पासवान जी कभी कहते हैं कि मैं हनुमान जी कहूँ तो सीना चीर के दिखा दूँ मोदी जी। कभी वो कहते हैं कि किसी कल ही का उनका इंटरव्यू देख लीजिए, जो सदन से बाहर निकल रहे थे, उन्होंने कहा ये बात कि मैं अपने सारे कार्यकर्ता को कहता हूँ कि 243 सीट पर अपना तैयारी करें, बिहार में किसी वक्त भी हो सकता है चुनाव विधानसभा का। तो ये उनका सिर्फ भड़ास निकाल रहे हैं वो, क्योंकि उनको हकीकत मालूम चल गया कि राज्यसभा उनके जो पिताजी का स्वर्गवासी दिवंगत रामविलास पासवान जी की सीट किसी और को दे दी गई, सुशील मोदी को। तो इसमें वो अपनी नाराज़गी जाहिर कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी कह चुका है कि मैं हनुमान, मोदी जी के लिए मैं हनुमान कहूँ तो सीना चीर के दिखाऊँ। तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं और अपना स्टैंड बना रहे हैं एनडीए में, बस और कुछ नहीं होता। हमारे साथ एक और युवा छात्र हैं, सलमान अहमद, और ये इनको देखा गया था जो सीए और एनआरसी का प्रोटेस्ट हो रहा था औरंगाबाद में, उस वक्त ये बहुत ज़्यादा ही एक्टिव थे। तो क्या है इनकी राय, जो अभी किसान आंदोलन कर रहे हैं इस वक्त, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। तो क्या आपकी राय, क्या कहना चाहेंगे इस वक्त जो किसान सड़क पे हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं ठंड के टाइम में, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं जो शास्त्री जी ने कोटेशन दिया था, जय जवान जय किसान, उस पर मैं बात करना चाहूँगा कि एक दौर ऐसा भी गुजर रहा है हमारे साथ, जो शास्त्री जी ने जो बोला था जय जवान जय किसान, और उसको इस बीजेपी सरकार ने आमने सामने खड़ा कर दिया है। हम लोग भी इस चीज़ को बचपन से सुनते आए हैं कि जो मेन में जो हमारा इनकलाब रहता है जय जवान जय किसान, इसका मतलब होता है कि जवान को भी हम लोग रिस्पेक्ट देते हैं और किसान को भी रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन आज ऐसा माहौल बन गया है, ये बिल जो आया है, 3 जो बिल संशोधन हुआ है, इसमें क्या हुआ है कि जवान को और किसान को आपस में लड़ाने की साजिश रची गई है। इससे क्या है कि बीजेपी को एक ये फ़ायदा होगा, बीजेपी का शुरू से ही जब से सत्ता में आई है वो राजनीति इसी बेसिस पे कर रही है कि जो जिसके अपोनेंट है उसको लड़ा दिया जाए। जैसे आप सीए एनआरसी में भी देख चुके थे कि मुस्लिम को हिंदू से लड़ाने का काम किया था। अभी ये किसान बिल लाने के बाद किसान को के सामने उस जवान को खड़ा कर दिया गया है। और हम लोग जानते हैं अक्सर ये चीज़ कि जो भी किसान होता है उनका बेटा अक्सर जवान होता है। जो भी किसान जो खेती बाड़ी करते हैं वो अपने बेटे को फोर्स में भेजते हैं। तो आज ऐसा सिचुएशन आ गया है कि बेटे को बाप पे लाठी चलवाने पे मजबूर कर दिया है इस बीजेपी सरकार ने।
ये चीज़ हम लोगों के आंखों के सामने है और यही तरीका है हर सिचुएशन में ये काम ये करते हैं कि फूट डालो और शासन करो, जो अंग्रेज़ का जो स्लोगन था उसी पे ये चल रहे हैं कि किसी भी समुदाय को या फिर कास्ट को या फिर आप किसी भी जाति को या किसी भी समुदाय को आपस में लड़वा दीजिए और अपना रोटी सेकिए। ये बीजेपी का शुरू से ही षड्यंत्र चला आ रहा है और इसको जो समझ गया वो कभी भी इस पार्टी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो। आज जितने भी हरियाणा पंजाब के किसान हैं वो रोड पे हैं, सड़क पे हैं, लाठी खा रहे हैं, फिर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो ज़रूर ये चाहते हैं कि ये बिल वापस हो और इस बिल में बहुत सारी खामियां हैं, मैं जानता हूं अपने पर्सनल लेवल पे, लेकिन अभी टाइम नहीं है कि मैं उसे एक्सप्लोर कर सकूं, क्योंकि एक जैसे कि ये एमएसपी वाली बात जो है, तो एमएसपी जो है कि वो अभी तक सरकार ने नहीं बताया है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होनी चाहिए, वो उसने इस चीज़ में हटाया है और इससे किसान को दिक्कत है। दूसरी बात, उसने ओपन मार्केट कर दिया है कि आप जो है किसान जो है वो बिचौलियों को भी दे सकता है और ओपन मार्केट बाहर को भी दे सकता है। मतलब वो एक जो फार्म बनता है उन लोगों का जहाँ बेचते हैं किसान अपना अनाज, वो वहाँ भी बेच सकते हैं, बाहर भी बेच सकते हैं। इसका मतलब है वो प्राइवेटाइज कर रहा है उस चीज़ को, और जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा इस चीज़ में भी, तो वो जो अंबानी अडानी है उन लोगों को ये फ़ायदा होगा कि वो लोग खरीदेंगे और वो लोग अपने तरीके से प्राइस रख के और उसको मार्केट में निकालेंगे। ये किसान लोग के लिए बहुत ही खराब। और आप इस चीज़ को अगर डीपली पढ़िएगा तो जो अभी हम लोगों का अमेरिका है, यूएस है, यूएस में जो पॉलिसी जो चल रहा है फार्मर को लेकर, वो सेम अभी यहाँ अप्लाई हुआ और वहाँ का सिचुएशन ऐसा है कि वो अभी सबसे बुरे हालात में है अपने फार्मर पॉलिसी को लेकर। यूएस का भी सेम सिचुएशन है और जितने भी अच्छे वहाँ पे भी ओपन मार्केट है, लेकिन फिर भी उसका जो सिचुएशन है 60% लॉस में चल रहा है यूएस का जो फार्मिंग में पॉलिसी। और अब सेम सिचुएशन हम लोग इंडिया में भी होने जा रहा है और इस चीज़ को सिर्फ किसान समझ सकते हैं, कोई भी पॉलिटिशियन या फिर नहीं समझ सकता है, क्योंकि उन लोगों को तो सिर्फ अपने रोटी सेकने से मतलब है, उन लोगों को अपने राजनीति चमकाना और कुछ नहीं। और वो अडानी अंबानी ये लोगों को बढ़ावा देना है, प्राइवेटाइजेशन करना है, ये लोग सिर्फ बिजनेस के पर्पज से ही मार्केट में है, ना ही देश देख रहे हैं। वो लोगों को देश से मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपना रोटी सेक के अपना क्या बोलते हैं हिंदू मुस्लिम और किसान जवान ये सब को लड़वा के सिर्फ और सिर्फ प्राइवेटाइजेशन करके अपना पॉकेट गर्म कर रहे हो और इसमें कोई भी इसमें राजनीति वाली बात नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं कि मतलब लड़वाने की साजिश है, लेकिन फिर भी बीजेपी के खिलाफ लोग खड़े हैं, लेकिन क्यों इतनी बड़ी पार्टी बनती जा रही है बीजेपी? यही एक मेंटेलिटी है, वो जानती है ये इस मेंटेलिटी को हमारे हिंदुस्तान में कि लोग कितने धार्मिक हैं, लोग कितने मतलब इमोशनली अटैच होते हैं किसी भी सिचुएशन को लेकर, और उस सिचुएशन का वो बीजेपी फ़ायदा उठाती है। हम और आप अगर किसी चीज़ से इन्वॉल्व हैं, अगर उस चीज़ में अगर फूट डाल दिया जाए तो आप भी उसके अगेंस्ट जाइएगा, हम भी उसके अगेंस्ट जाएंगे। बस ये पॉलिसी उसके अंदर में रहती है। हर सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि आप जिस चीज़ को चाहिएगा, जैसे अभी किसान का जो मैटर चल रहा है वो खेती को लेकर है। अगर वो खेती पर वार नहीं करता तो ये लड़ाई नहीं होती, लेकिन उसने वो मिडिल पॉइंट जो होता ना, मेन पॉइंट किसी चीज़ का नब्ज पकड़ना, वो नब्ज पकड़ लिया पूरे हिंदुस्तान का। और ये चीज़ पब्लिक जो है समझ नहीं पा रही है, क्योंकि वो इमोशनली सबको ब्लैकमेल कर रही है। बीजेपी का जो कहना है वो इमोशनली अत्याचार करते, मतलब इमोशनली अट्रैक्ट करती है, हिंदुत्व वाला हो गया या फिर आप किसी भी टॉपिक को लेके चलिए, तो वो जो होता है मेन पॉइंट पे ही वार करती है और उसके बाद उसको तोड़ के उसमें अपना रोटी सेकती है। बस दैट्स इट। बीजेपी का यही एक तरीका है सत्ता में रहने का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपने राय रखने के लिए।